साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर हर मोर्चे पर बड़े बड़े फैसले कर रहा है। इसमें आत्मनिर्भर होने को लेकर कई बड़े कदम भी उठाए गए हैं। अब तक उसने थल सेना, वायु सेना को लेकर कई ऐसे अहम फैसले किए जिससे सेना के हथियारों के जखीरे में न केवल इजाफा हुआ बल्कि भारतीय वायुसेना के हवाई बेड़े की ताकत बढ़ी है। नौसेना को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। कई युद्धपोत और पनडुब्बियों से युक्त कर आज भी कम्युनिकेशन से जुड़े एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई जो नेवी के लिए मददगार साबित होने जा रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि लद्दाख के पास सबसे ऊंचा एयरबेस भारत ने बना लिया है। ऐसा दावा मीडिया और सोशल मीडिया में किया जा रहा है। दावा इसलिए कहना पड़ रहा है कि सरकार, रक्षा मंत्रालय या सेना की तरफ से इसे लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि दुनिया के इस सबसे ऊंचे एयरबेस से चीन और पाकिस्तान की गिग्गी बनने वाली है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है और इस ऊंचाई के जरिए वो अपने दो पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। सामरिक दौर में उसे लगातार इन देशों से चुनौती मिल रही है, जिसकी वजह से भारत अपनी रक्षा तैयारियों में इजाफा कर रहा है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रणनीति बनाते वक्त उन चुनौतियों का सामना न करना पड़े जो दुश्मन के इरादों को पूरा करते। पाकिस्तान और चीन की इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस तैयार कर लिया है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी सेना या रक्षा मंत्रालय की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में इस एयरबेस के ऑपरेशन में होने का दावा किया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन सच ये है कि पूर्वी लद्दाख में चांगथांग न्योमा मुद एयरबेस जो 13,700 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस है, उसको बनाने के दावे किए जा रहे। सोशल मीडिया पर भी ऐसे दावे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बताया जा रहा कि ये एयरबेस 31 अक्टूबर को चालू हो गया है। तो साफ है डरने की बारी चीन की है, जिसके इरादों में खोट है। इस बेस के सिंधु नदी के पास होने की वजह से पाकिस्तान में भी इसे लेकर खौफ हो सकता है। ऐसा कहने की वजह भी अब समझिए। असल में सिंधु नदी घाटी के पास पूर्वी लद्दाख के चांगथांग इलाके में न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 13,700 फीट की ऊंचाई पर है, जो इसे लड़ाकू विमानों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस बनाता है। मैप पर इसे लेह शहर से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चीन के साथ लगती LAC के पास पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण में और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पूर्व में देखा जा सकता है। ये भारत के उच्च ऊंचाई वाले हवाई अभियानों को मजबूत करता है, जिससे सीमा पर तनाव के बीच तेज उड़ानें मुमकिन हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर इस बेस को लड़ाकू अभियानों के लिए चालू किए जाने की खबरें चर्चा में हैं और इस बेस से SU सुखोई 30 विमानों के संचालन की कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इस प्रोजेक्ट में 3 किलोमीटर लंबा पक्का रनवे, हवाई यातायात नियंत्रण परिसर, सुरक्षा के लिए हैंगर और ब्लास्ट पेन के साथ अन्य प्रशासनिक और सहायक बुनियादी ढांचे शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि इस एयरबेस का फायदा क्या है। इससे अमेरिकी C-17 और रूसी IL-76 जैसे रणनीतिक एयरलिफ्टर विमानों को रोजाना उड़ाना संभव होगा। इससे सैनिक के साथ साथ टैंक, रॉकेट, वायु रक्षा प्रणाली और तोपखाने जैसे भारी इक्विपमेंट्स को तेजी से तैनात किया जा सकेगा। ट्रांसपोर्ट विमानों और हेलीकॉप्टर्स के अलावा कई लड़ाकू स्क्वाड्रनों की टुकड़ियों को भी न्योमा में बारी बारी से तैनात किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा ड्रोन्स और अपाचे जैसे हमलावर हेलीकॉप्टर, जिन्हें गतिरोध के बाद लद्दाख में तैनात किया गया है, वो इस बेस से नियमित रूप से उड़ान भर सकेंगे। न्योमा में हवाई संपत्तियों की स्थायी तैनाती चीन के खिलाफ एक बड़े अभियान के अलावा LAC पर निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के काम आने वाली है। फिलहाल 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लेह और थोइस लद्दाख में लड़ाकू अभियानों के लिए एकमात्र सक्षम हवाई इलाका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप ही के पास अनुज माथुर सर आते हुए, क्योंकि भारत ये बात अब समझ चुका है बहुत पहले ही इनफैक्ट कि रक्षा क्षेत्र में हर तरीके से मजबूत करना भारत को बहुत जरूरी है, और मजबूत भी अपने दम पर। जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं वो कहीं ना कहीं काम में भी दिखना चाहिए, और उसे रक्षा क्षेत्र में दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में आज भी जितने सारे काम किए गए, और कम से कम जिस तरीके से आप देखिए कि भारत के कदम उठ रहे हैं सर, ये बात तो तय है कि आने वाले समय में भारत को ये पता है कि उसे खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। जय हिंद। खुशबू, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, मैं आप बड़े जो भी आपने अपने इंट्रोडक्टरी नोट में कवर किया है पूरी तरह से सही है। देखिए, दो चीजें हमको भारतीय सेना को चाहिए, और ये इस चीज को हमने 1999 के कारगिल युद्ध के बाद रियलाइज किया था, और इसको एक्चुअल इफेक्ट में लाने के लिए मुझे लगता है काफी समय हमको लग गया। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी होती है डिफेंस क्षेत्र में आपकी कैपेबिलिटी, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना सारे डिफेंस सेक्टर में, और दूसरा उसको इंडिजिनसली डेवलप करना। देखिए, आज की तारीख में आप देखें, कोई सा भी युद्ध हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो यूक्रेन और रशिया हो, जो राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है वो राष्ट्र अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा दबा हुआ पाता है कि उसको लगता है कि किस प्रकार से उस दूसरे देश के चंगुल से निकला जाए। ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भरता हासिल करें। ये थोड़ा बैकग्राउंड में देने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद एक चीज और होती है, जब आप किसी भी एक वेपन सिस्टम को, या किसी भी टेक्नोलॉजिकल या मिसाइल सिस्टम को, या किसी भी स्पेस सिस्टम को इंडिजिनसली डेवलप करते हैं, उसमें कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करने की संभावना रहती है। अगर आप ऑफ द शेल्फ चीज खरीद के खुशबू लाएंगे मार्केट से, तो जो जिस परिस्थिति में बना हुआ है वैसा का वैसा आपको मिलेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा भिन्न और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। हम +50 में भी ऑपरेट करते हैं, -50 में भी ऑपरेट करते हैं, जंगलों में भी ऑपरेट करते हैं, डेजर्ट्स में भी ऑपरेट करते हैं, माउंटेन्स में भी ऑपरेट करते हैं। तो हमको अलग अलग किस्म की वेपन सिस्टम्स की आवश्यकता है, जो कि मात्र आत्मनिर्भरता और इंडिजिनाइजेशन से आ सकता है। वो बैकग्राउंड रहा। अब जहां तक सवाल इस एयरफील्ड का है, देखिए 3-4 इसमें बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि हमें समझने की आवश्यकता है। एक तो इसकी लोकेशन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मात्र 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। खुशबू, मैं उस इलाके में, न्योमा में, चुशूल में यहाँ पर नौकरी कर चुका हूं। मुझे इसके एक फुट मेरे को मालूम है कहां पर क्या परिस्थिति है। दूसरी चीज ये है कि 2020 के गलवान झड़प के पश्चात ये पाया गया था कि हमको कहीं ना कहीं एक अपनी बिल्डअप की कैपेबिलिटी, ये सबसे बड़ी चीज है, बिल्डअप की कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है इतने डिफिकल्ट एरियाज में, वहां आप बाय एयर या फास्टेस्ट पॉसिबल मींस से अपनी फोर्सेस को बिल्ड कर सकें। उसके लिए जरूरी था कि इस एयर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को न्योमा में अपग्रेड किया जाए। ये हो चुका है। ये रक्षा मंत्रालय से जब आएगा या जो होगा वो फॉर्मल। दूसरी बात जो मैं बता रहा था, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन पूरी तरह से किया जा रहा है। उसकी वजह से हमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज वहां पर मिलने वाला है। तीसरी चीज ये होती है कि वहां पर हम अपने जो हैवी इक्विपमेंट है उसको बहुत तेजी के साथ वहां पर ले जा करके उसको छोड़ सकते हैं। एक ये डुअल पर्पस एयरफील्ड है, यहाँ पर सिविलियन ऑपरेशंस भी चलेंगे, और वो सिविलियन ऑपरेशन से वो जो इलाका है वो खुशबू कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उस इलाके को लाभ पहुंचने वाला है। तो ये 4-5 जो इश्यूज हैं वो बहुत जरूरी है। गलवान के बाद जिस प्रकार से हमने जो सेंसर टू एंगेजमेंट टाइमिंग है उसको इस जबरदस्त तरीके से रिड्यूस कर दिया है। ये बात सर आपने बहुत ही सही कही है कि गलवान के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं, पहलगाम के बाद बहुत सारी चीजें बदली, और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो ये बताता है, इस तरह के हादसे बताते हैं कि आपको किस तरह से और काम करने की जरूरत है। डीके पांडे जी, जो ये हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये एयरबेस बना है, अगर जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है वो कितना ज्यादा फायदेमंद है। चीन की विस्तारवादी नीति से दुनिया वाकिफ है, पाकिस्तान के आतंकवाद से दुनिया वाकिफ है, ऐसे में ये कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है भारत के लिए इस तरह के एयरबेस को बनाना।
जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस संवाद में शामिल करने के लिए। जहां तक बात है कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मई 2020 में जब चाइना के साथ फेस टू फेस हुआ हमारा हुआ, और उसके बाद ये देखा गया कि चाइना केवल मात्र ये घटना ही नहीं, इसके अलावा हम्म। चाइना जिस प्रकार से अपने जो भारत पर चाइना बॉर्डर के आसपास के एयरफील्ड हैं उनको बहुत तेजी से जो उनका विकास कर रहा था, उनको अपग्रेड कर रहा था, ताकि उनके आधुनिकतम जहाज वहां पर डिप्लॉय कर सकें। J-20 एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन के लिए बात खबरें में आई। ऐसे दशा में हमें जरूरी था कि हम एक सामरिक संतुलन को बनाने के लिए अपने एयरफील्ड्स को भी डेवलप करें। हालांकि ये चौथा एयरफील्ड होगा, मैं इस पर जहां पर कि ये सब प्रकार के भारत के जहाज जो हैं वो ऑल वेदर कंडीशन, जबकि यहाँ पर कहा जाता है कि टेम्परेचर जो है -40 तक जाता है। सोचिए विषम परिस्थितियां हैं, तेज हवाएं, ठंडी हवाएं, ऐसे में किस प्रकार से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये इसको बनाया होगा 2020 में, जब इसकी जो विचारधारा गई, और ये 2021 में इसको दिया गया, और 210 करोड़ के आसपास की जो है धनराशि इसको मुहैया कराई गई। और वहां की सबसे बड़ी चुनौती थी जब ये इसका निर्माण शुरू हुआ कि वहां पर जो है लेबर फोर्स, वर्क फोर्स कहाँ से लाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो है, क्योंकि वहां के लोग जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही इसकी जो है कम थी, तो उसको देखते हुए मजदूरों को ले जाना और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज को, आप कोई भी चीज खड़ा करते हैं, देखिए वहां पर 3 किलोमीटर का रनवे बनाया गया है, ताकि हमारे राफेल, सुखोई, LCA तेजस और C-130 सुपर हरक्यूलिस जैसे जहाज वहां से ऑपरेट कर सकें। वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ATC जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, हैंगर्स बनेंगे जहां पर फाइटर ये रखे जा सकें, और बाकी जो एमुनेशन बंकर्स होंगे, हार्ड शेल्टर्स होंगे, क्योंकि आप लॉजिस्टिक सपोर्ट आप करेंगे, आर्मी को आप सपोर्ट करने के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जाएगा तो उसको कहाँ स्टोर करेंगे, तो स्टोरेज कैपेसिटी, एमुनेशन स्टोर्स, ये सब बनाए गए हैं जो कि एडवर्स कंडीशन में वहां पर रह सकें। तो इनको, और ये बॉम्ब प्रूफ हैंगर्स बन रहे हैं जो बनाए गए हैं यहाँ पर। तो ऐसी दिशा में सोचिए कि इनको बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री थी उनको ले जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और निश्चित रूप से उस चुनौती का सामना किया गया। भारत ने ये पुनः स्थापित किया कि अगर उसने संकल्प कर लिया तो किसी भी लक्ष्य को वो पाने में कभी पीछे नहीं जी। हटता। हम्म। तो जो महत्वपूर्ण हम्म। बात है इस एयरफील्ड की, हमें इतनी ऊंचाई पर, जिसका कि आपने जो अभी सारा डिस्क्रिप्शन दिया, मैं उनको जी। रिपीट नहीं करूंगा, हम्म। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर हम जब ऑपरेट करते हैं तो जहाज का जो परफॉर्मेंस होता है, फाइटर हो चाहे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, उसके इंजन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी हम्म। दशा में उसके रनवे की लंबाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो 3 किलोमीटर का रनवे जो है सफिशियंट है ताकि हमारे सारे जहाज जो है वो ऑपरेट कर सकें। अब इसके अलावा जो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, ऑपरेशनल सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं, जैसे रडार स्टेशन हुए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुए, इनको किस प्रकार से ऑपरेशन कर पाते हैं और कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती होगी, देखिए अभी ये रनवे, इसका कहा जा रहा है कि सुनने में आया कि प्रधानमंत्री स्वयं इसका उद्घाटन करेंगे। तो जब जी। ये ऑपरेशन हो जाएगा, वहां पर हम्म। ऑपरेशन कंडक्ट जब किए जाएंगे, तब हम्म। जाके मालूम पड़ेगा कि वहां की क्या मुश्किलें हैं और कैसे उनका सामना किया जाए। क्योंकि निश्चित रूप से चीन के लिए, चीन के माथे पर सलवटें आ रही होंगी, ताकि कि भारत ने जो है एक ऐसा महत्वपूर्ण एसेट, जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल एसेट को जो है बना हम्म। लिया है, ये काबिल तारीफ है निश्चित रूप से। हम्म। जब सबसे बड़ी बात जो है वो ये कही जा रही है कि इस फील्ड के आने के बाद जो लॉजिस्टिक सपोर्ट के अलावा जो जी। हमारा डिप्लॉयमेंट ट्रूप्स का, वो हाँ। आप बहुत तेजी से जो है हम एक पूरे ब्रिगेड मूव कर सकते हैं IG-76 के बदौलत। हम्म। और बाकी जो चार्ली 130 हरकुलिस जहाज है, तो उनको इक्विपमेंट ले जाना, ट्रूप्स को ले जाना और हम्म। सप्लाईज फॉरवर्ड एरिया पहुंचाना, हम्म। ये सब हमारे लिए सहज हो जाएगा, जो जिसके हाँ। पहले के लिए हमें बहुत समय लगता था, और हमारी जो अप्रोच रोड थी हाँ। वो भी सीमित थी, और उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती थी, डे टू डे की इनहेरेंट प्रॉब्लम थी, वो करने। और आखिरी बिंदु में यहाँ पे जोड़ दूं कि वहां के जो आसपास के लोग हैं, सोचिए वहां को उनको नौकरी मिली है, वहां के लोगों का अब डेवलपमेंट शुरू मतलब हुआ कुल है, तो वो मिलाकर भी कुल अब मिलाकर जुड़ाव डीके महसूस कर पांडे रहे हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि जो भी ये हुआ है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और कहीं ना कहीं इसका सिर्फ एक तरफा लाभ नहीं है, मतलब कई जगहों पर कई तरह के लाभ इसके देखने को मिलेंगे, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा अनुज माथुर जी, सर देखिए जिस तरह की परिस्थितियां पिछले कुछ समय में दुनिया में बदली हैं, और खास करके भारत की अगर रिलेशनशिप की बात करें कंट्री से, तो वो बहुत ज्यादा चेंज हुई हैं। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में इस तरह के कदम भारत के लिए कितने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं? और अगर आप पिछले कुछ समय को देखें सर, तो रक्षा क्षेत्र में ये जो अहम बदलाव किए जा रहे हैं, ये कितना जरूरी है, और क्या कुछ इसमें और एड ऑन करने की जरूरत है भारत को? हाँ खुशबू, देखिए बिल्कुल आप सही कह रही। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए हमको अपना राष्ट्र का जो उद्देश्य है, जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो पता होना चाहिए। हम चाहते क्या हैं, हमको किस प्रकार का पॉस्चर, किस प्रकार की स्ट्रेटजी
चीन के खिलाफ बनानी है, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी हमको पाकिस्तान के खिलाफ चलानी है। अनफॉर्चुनेटली ये पहले कभी इस बात के ऊपर इतनी तवज्जो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने इस पे चूक हुई। उस पिछले कुछ 10-12 सालों से इसके ऊपर काफी वो प्रभाव पड़ा पड़ा है, और इसके ऊपर हम काफी देख रहे हैं इसको किस प्रकार से किया जाए। तो अब हमको एग्जैक्टली मालूम है कि हम चीन के खिलाफ क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ क्या चाहते हैं, और विश्व में अपनी पावर प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास इक्विपमेंट प्रोफाइल क्या होना चाहिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफाइल क्या होना चाहिए। और ये उसी का नतीजा है कि 2021 में इस बात को माना गया कि इसमें यहाँ पर एक प्रॉपर एयर बेस की जरूरत है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट को भी कर सके। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहां रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर जो जो काम करने का विंडो है, या इक्विपमेंट, जो सामान चीजें पहुंचने का विंडो, ओनली 4 to 5 months। 4 महीने से ज्यादा आप वहां पर काम नहीं कर सकते। -35 -40 टेम्परेचर जाता है, और 4 महीने से ज्यादा आपका सामान वहां पर स्टॉकिंग नहीं किया जा सकता। तो इसको 4 सालों में इस प्रकार से तैयार कर लेना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत, इसको मैं इंजीनियरिंग मार्वल कहने का कहूंगा। इसके अलावा जो आने वाला समय देखेगा, यहाँ पर हम आकाश सिस्टम डिप्लॉय करने वाले हैं, यहाँ पर हम अल्ट्रा मॉडर्न रेडार सिस्टम्स यहाँ पर डिप्लॉय करने वाले हैं, एआई का इंटीग्रेशन यहाँ पर होने वाला है। और जो प्रोजेक्ट उषा के तहत हमारा हमारा जो S-400 हम इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर लगाया जाने वाला है। इवेंचुअली ऑल एंड ऑल अगर आप देखेंगे तो जी ये एक बहुत महत्वपूर्ण एयर बेस बन गया है। इस जी महत्वपूर्ण एयर बेस की वजह से हमको एक मेजर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पूरे न केवल चीन, और हम सिर्फ चीन और पाकिस्तान को तरफ नहीं देख रहे हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक छोटा थोड़ा इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ भी इस एयरफील्ड की वजह से हो रहा है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हम्म यहां भी करना चाहिए, और भारत के अन्य भागों में भी करने की आवश्यकता है। किस प्रकार से हमारे जो आइलैंड टेरिटरीज, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, वो किस प्रकार से पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को बहुत जबरदस्त तरीके से डोमिनेट करते हैं। तो वहां पर भी इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने उद्देश्यों को वहां से भी प्राप्त कर सकें। क्योंकि आपका प्रश्न पूरे ओवरऑल जी ओवरऑल जी एम्बिट के में था, तो हाँ इसलिए खुशबू मैंने ये बताने का प्रयास किया कि हम्म हमें ये करने से स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिल रहे हैं, हाँ और उसके अलावा और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कि हम इसी प्रकार के स्ट्रेटेजिक ओवर डाउन की हम लोग का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर। खुशबू। अच्छा डीके पांडे जी, जो बात अनुज माथुर सर कह रहे हैं मैं उसी बात को और आगे बढ़ाती हूं कि जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल भारत ने एलओसी और एलएसी पर कर रखी है, ऐसी सिचुएशन और कहां-कहां पर जरूरी है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस तो किसी भी देश के साथ किसी के भी बदल सकते हैं। हमने देखा है पिछले कुछ समय में किस तरह से भारत के संबंध जो है बहुत तेजी से श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से बदले हैं, पाकिस्तान के संबंध अमेरिका से चेंज हुए। तो ये तो वर्ल्ड में ये चलता ही रहेगा कि संबंध तो बदलते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, बनते रहेंगे। कुल मिलाकर भारत को और कहां-कहां पर इस तरह की स्थिति जो है वो अपने आप को और स्ट्रांग करने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है जो आप पूछ रही हैं, लेकिन ये इसमें कहा जाए कि अभी बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, हमारे जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाँ जब तक वो पूरे डिफाइन करके नहीं बताए जाएंगे तो किस प्रकार से हम चाहते हैं, हमारा थ्रेट परसेप्शन क्या है। देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इनको इस पर जो है बेरिंग रखती हैं। पहली बात कि थ्रेट परसेप्शन, हमें किस क्षेत्र में कितना ज्यादा खतरा है अपने पड़ोसियों से या हाँ दुश्मन से, वो हम्म करीब है। क्योंकि इस क्षेत्र में जितने भी एयरफील्ड थे, कारगिल, लेह और थॉयस, ये सीमा रेखा से, जो विवादित सीमा रेखा है उससे 100 किलोमीटर अंदर थे। तो हमें एक फील्ड की आवश्यकता महसूस की गई कि हम उस बहुत करीब ले जाएं, और 35 से 40 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है कि जो कि है। तो ये, और विपरीत परिस्थितियों में विषम वातावरण जो है, मौसम और टेरेन, इनको देखते हुए जरूरी था कि फुक्चे का भी नाम दिया गया था कि उस पर भी एयरफील्ड बनाया जाए। जब जहाज वहां ऑपरेट करने गए तो वहां जहाज के ऑपरेशंस में भी दिक्कत हुई। तो ऐसा नहीं कि बहुत आसान होगा एयर ऑपरेशंस, निश्चित रूप से विषम होंगी, लेकिन हमें देखना होगा। लेकिन मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर जो हमें सब लेसन हम लर्न करेंगे उसको हम बाकी क्षेत्रों में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो पीओके जब भारत का हिस्सा बन जाएगा तो उस समय हमें वहां भी डेवलप करना होगा कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स होगी उसको पूरा करना होगा। वर्तमान परिस्थितियों में जरूरी है कि हम जो क्षेत्र बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर पर लगभग हमने अपने तैयारियों को पूरा रखा हुआ है। मैरीटाइम ऑपरेशंस के इंडियन ओशन रीजन में
जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो हमें हमारे भारत के हित के विरुद्ध हैं, उनको हैंडल करने के लिए हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो डेवलप करनी पड़ेगी। जो अभी वर्तमान एक्सरसाइज चल रही है त्रिशूल, निश्चित रूप से इस त्रिशूल के बाद जो हमारे ऑब्जर्वेशन आएंगे, कहाँ खामियां रही, कहाँ हमारे स्ट्रेटेजिक गैप्स हैं, उनको ब्रिज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करने की आवश्यकता होगी। तो वो एक आ जाएगा। दूसरी बात, जो एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो है जो लंका बॉर्डर के पास में जो क्षेत्र है, जो मलक्का की तरफ देखता है, वहां पर हमें अपनी सामने अंडमान निकोबार को और डेवलप करना होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार की जो जो वहाँ के टेरेन है, वहाँ का वाटर लेवल बहुत ही जो है वो कम है। यानी कि आप रनवे बनता है वहां पर, जब जहाज के डिप्लॉयमेंट किए गए, मुझे अनुभव है पूरा इसका, और वहां पर रनवे से पानी निकलना आने लगा। तो आपको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने होंगे। अब वो इस तरफ दिशा में ध्यान दिया जा रहा है, और अभी जो रनवे बना है वो काफी उपयुक्त है। लेकिन जब मौसम आपके जब तूफानी समय आता है, उस समय वहां पर कितना डैमेज हुआ हमने देखा है कि सुनामी जब आया था तो अंडमान निकोबार की क्या दशा हुई थी। उनको सबको एड्रेस करना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं, फिलीपींस, मलेशिया, ये सारे देश जो हैं इनको हमेशा ही ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। हमें देखना होगा कि जब ऐसी मुसीबतें आती हैं तो हमने हमारे जो सामरिक उद्देश्य हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उनकी हम कैसे संभाल सकते हैं। तो इन सबको देखिए, हमें अगर हमने ध्यान देना शुरू किया, पहला कदम उठाया, तो निश्चित रूप से मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके पहले हम बात भी नहीं करने को तैयार थे कि हमारे क्या खामियां हैं, और हम सीमित रखते थे अपने आप को केवल उस मामलों में जहां पर की जो सिचुएशन खराब होती थी। अगर सिचुएशन खराब नहीं हुई तो कोई ध्यान नहीं दिया नहीं जाता। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो लगभग पिछले एक दशक से हमने शुरू किया है, और तब हम हर क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो मैरिटाइम ऑपरेशंस हो, चाहे स्पेस वॉरफेयर के अंदर हो। अब धीरे धीरे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को समावेश जिस प्रकार से हमें करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बहुत तेजी से पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है। भारत उनके मुकाबले अब जो है उनके टक्कर में आने लगा है। हमें उनको टक्कर में नहीं, उनके आगे जाना है। करेक्ट। अच्छा, ये बात सही कह रहे हैं आप सर, डीके पांडे सर। अब क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, मैं एक कमेंट और सर से लेना चाहूंगी। सर देखिए, अनुज माथुर सर, जो पिछले कुछ समय से दुनिया के युद्ध हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं। भारत ने भी हाल में ऑपरेशन सिंदूर किया है, क्योंकि हमने पहलगाम जैसी चीज देखी है। ऐसे में ये जो फिलहाल रक्षा के क्षेत्र में तमाम चीजों को एड ऑन किया जा रहा है वो तो जरूरी है ही, लेकिन क्या और चीजें हैं? क्योंकि दुनिया में अगर आप देखें ना, तो ड्रोन का इस्तेमाल किस कदर बढ़ा है वो हमने रूस यूक्रेन जंग में देखा है। किस तरीके से जो स्थितियां हैं वो बदली है युद्ध में, वो हमने देखा है। तो आने वाले समय में और क्या चीजें हैं जिसको एड ऑन करने की सख्त जरूरत भारत को है? वो अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को, मुद्दे को उठाया। देखिए, क्या आवश्यकता है, ये मैं कई बार आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूं। एयर एनेबल्ड ड्रोन मिसाइल फोर्स एक बहुत तरीके से इसको डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, जिस प्रकार का वॉरफेयर चल रहा है, उसमें इसकी बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास इस प्रकार की केपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि हम तीनों अंगों को कंबाइन करके हम इसको अपने आगे एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स करके एक नया सिस्टम निकाल करके उसको आगे ले जा सकें। तो मुझे लगता है कि इनका जो थिएटराइजेशन है, जो कंबाइंड आर्म्स कॉन्सेप्ट है, वो डेवलप किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली हम लोग अपने आप आत्मनिर्भर होने चाहिए। जिस प्रकार की मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी है, उससे 2-3 प्रकार के लाभ हम पहले डिस्कस करे हैं कि 2-3 प्रकार के लाभ हैं। हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हैं, हम अपने आप के लिए इनका निर्यात करके आप भारत के लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप देखें किस प्रकार से हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी निर्यात करी है। तो मेरा ये अभी भी मानना है कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में पूर्ण आत्मनिर्भरता मुझे लगता है बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक एआई एनेबल्ड ड्रोन मिसाइल फोर्स को डेवलप करके उसको हमको पूरी तरह से ताकत बनाने की आवश्यकता है। और एक हमारी इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन में एक छोटा सा, मुझे लगता है वहां पर बहुत आवश्यक कदम हमें उठाना है कि हम 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर स्क्वाड्रन फाइटर फोर्स की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हमारी प्रायोरिटी हमेशा मुझे लगता है कि मिसाइल, ड्रोन मिसाइल उसको बनाने की है। समंदर में ये एक और प्लीज 1 मोर सेकेंड, समंदर में हमको अपनी ताकत बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि समंदर डिसाइड करेगा आने वाले समय में कि किस प्रकार से आप वर्ल्ड की जियो इकोनॉमिक्स को डोमिनेट करते हैं। खुशबू जी बिल्कुल। अच्छा, डीके पांडे सर, ये जो भारत ने चांगथांग न्योमा में ये जो एयरबेस बनाया है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि हम कोशिश, ये भी आधिकारिक रूप से अभी चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं, कुल मिलाकर ये भी एक बड़ी उपलब्धि है और इसके जरिए भारत को काफी कुछ कंट्रोल करने का मौका मिलेगा।
निश्चित रूप से देखिए देखिए अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं, तो जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे लड़ाके हैं, चाहे वो हवा में हो, चाहे समुद्र में हो या जी जमीन पे हो, उनका मनोबल बहुत बढ़ता है इससे। उनको पता है हाँ। कि मैं हमारे पास जो है हमारा शस्त्र है और हम कुछ चाहते हैं, हम जब जितना और चाहिए उसको हमें मिल जाएगा। हम उसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं। देखिए भारत विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का देश है। कहाँ पर जहां पर हम -40 की बात कर रहे हैं, वहां पर हम 48-50 डिग्री राजस्थान के अंदर हम देखते हैं। उसके बाद जी मैरीटाइम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर पानी में जो है ऑपरेशन की प्रक्रिया अलग है। और जो जंगलात जहां है, जंगल है, घने जंगल है, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ में जाइए तो वहां के जो है वॉरफेयर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो टेरेन उसका रोल प्ले करता है। तो इन सभी को लिए हमें ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है जो कस्टमाइज हो इन सभी पहलुओं पर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने डीआरडीओ ने जिस प्रकार से सब चीजों को आगे डेवलप करने का प्रयास किया है, उसमें इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है कि हमारे जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अंदर किसी परिस्थिति में हो, हम अपनी सेनाओं को जो है वो सब मुहैया करा सकें जो आवश्यक है उनको अपने मिशंस को अचीव करने के लिए। और निश्चित रूप से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को साइबर क्षेत्र में हमें बहुत आगे जाना है, क्योंकि अब जो युद्ध होगा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जी, स्पेक्ट्रम के ऊपर जो होना है, उसको ठीक है देखिए सर। चाइना ने अपने हर एक यूनिट के साथ बिल्कुल, रखा ये है एक देखना दिलचस्प होगा कि डिप्लोमेट में। आने वाले समय में किस तरह से इसकी और तस्वीरें भी सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।